बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अमराई हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कविता गाते हो तरु करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम कविता शुरू करते हैं। गाते हो तरु। तरु मतलब वृक्ष, पेड़, ट्री। अब आप सब बच्चों को पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो वैसे ही उनके बिना हम नहीं जीवित रह सकते। हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सह सह कर ऋतुओं की मारे, ऋतुओं मीन सीजन्स, हर क्षण हर्षाना। हर्षाना मतलब खुश रहना। अब कवि कहते हैं, वृक्ष को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वृक्ष तुम किसी तपस्वी लाइक अ सेंट के समान जाड़ा, गर्मी, है ना, बरसात, सभी ऋतुओं की तीव्रता का अनुभव करते हो, फिर भी प्रसन्न रहते हो। पेड़ को कितनी ऋतुओं को गर्मी, सर्दी सब कुछ सहना पड़ता है, बट पेड़ हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। द पोइट इज एड्रेसिंग द ट्री एंड सेइंग दैट ट्री, like saints, you experience intensity of all seasons, winter, summer, rain, but still remain happy. चिर सुगंध तरु, गाते हो कितना जागृत गाना। चिर मतलब हमेशा के लिए, इटर्नल। सुगंध फ्रेग्रेंस, तरु वृक्ष। गाते हो कितना जागृत गाना। जागृत मीन्स अवेकनिंग सॉन्ग। अब कवि वृक्ष से कहते हैं कि कवि कहते हैं प्रत्येक वृक्ष से एक विशेष सुगंध उठती है जो उस वृक्ष की पहचान होती है। जैसे फूलों के जो पेड़ होते हैं उनकी खुशबू रहती है, हर एक पेड़ की अपनी अपनी खुशबू रहती है, जिसमें पता चलता है कि यह कौन सा ट्री है। तो कवि कहते हैं स्पेशल फ्रेग्रेंस अराइजेस फ्रॉम ईच ट्री विच इज इट्स आइडेंटिटी। हवा चली की डोल उठते हो, रसना पत्र खोल उठते हो। अब कवि कहते हैं कि अगर ज़रा से भी हवा चलती है तो वृक्ष के पत्ते जो हैं वो डोल आपस में टकराते हैं, उनके पत्तों की आवाज़ आती है। कवि कहते हैं कि ये पत्ते वृक्ष की जीभ हैं। रसना पत्र खोल उठते हो। रसना पत्र का अर्थ कवि जो पत्ते हैं उन्हें पेड़ों की जीभ कहकर बुला रहे हैं। कवि कहते हैं कि वो उनकी जीभ हैं, इनके द्वारा सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर पत्ते वृक्षों के लिए भोजन बनाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि पेड़ पत्ते कैसे सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रोड्यूस करते हैं। When the wind blows, the leaves of the tree collide with each other and make a sound. The poet says that these leaves are the tongue of the trees. By absorbing sunlight through them, the leaves make food for the trees. सधे मौन के बधे मौन के मंत्र अनंत बोल उठते हो। सधे मौन के, मौन मीन्स साइलेंस। मंत्र अनंत, मंत्र आपको पता ना, जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अनंत हमेशा के लिए जो बोल उठते हो। स्थिर हो गतिमय, लगते हो जग का आना जाना। तब कवि कहते हैं कि वृक्ष स्वयं कुछ नहीं बोलते, तपस्वियों की तरह हमेशा, जैसे सेंट होते हैं ना, वृक्ष भी हमेशा साइलेंट खड़े रहते हैं। फिर भी जब इनके पत्ते आपस में टकराते हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि पत्तों के टकराने से जो आवाज़ होती है, जैसे पत्ते मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। वृक्ष एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। स्थिर हो गतिमय, वृक्ष एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। लगते हो जग का आना जाना, किंतु वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, न्यू लीव्स आते हैं, सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। टहनी और तने का बढ़ना मतलब उसकी ट्री ट्रंक ग्रो करती है ना। समय आने पर नए नए फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, फिर बीज भी बनते हैं। ऐसी जो गतिविधियाँ, ऐसी मूवमेंट्स हैं वो लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि स्थिर होने पर भी, क्योंकि वृक्ष तो मूव नहीं होते ना, एक ही जगह पर रहते हैं, तो स्थिर हैं वो, फॉर्म हैं, बट फिर भी उनको गतिमय क्यों कहा है कवि ने उन्हें गतिमय? क्योंकि वृक्षों के ऊपर फल, फूल, बीज बनना, यह सब चीज़ें होती रहती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति आते जाते रहते हैं, कुछ देर वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पर वृक्ष अपने स्थान पर खड़ा यह सब देखता रहता है।
Although the trees themselves do not speak anything, they always stand silent like devotees. Yet they keep chanting a never ending mantra with the sound of the colliding leaves. Trees stand still at one place, but activities like the arrival of new leaves, falling of dry leaves, growth of branches, trunk, and flowering when the time comes, bearing fruits, formation of seeds, keep happening continuously. That is why the poet has called them dynamic, even though they are stationary. क्योंकि वो तो मूव नहीं कर रहे बट फिर भी उन्हें गतिमय, कवि ने उन्हें गतिमय क्यों कहा है? क्योंकि उसमें नए नए पत्ते निकालते हैं, है ना, फूल फल बीज बनते रहते हैं. ए ट्री स्टैंडिंग एट वन प्लेस इज ऑल्सो अ साइलेंट स्पेक्टेटर. ठीक है, लगते हो जग का आना जाना, मतलब ये कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर की भांति वहाँ खड़ा रहता है. एंड एक्टिविटीज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो उसको देखता रहता है क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. पीपल कम एंड गो, रेस्ट अंडर इट फॉर अ वाइल एंड देन मूव अहेड. द ट्री कीप्स वॉचिंग ऑल दिस वाइल स्टैंडिंग एट इट्स प्लेस. पर वृक्ष अपनी जगह खड़ा यह सब देखता रहता है. स्थिर हो गतिमय, वृक्ष स्थिर है, एक ही जगह पर खड़ा है, पर संसार में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही है, वो सब देखता रहता है. संसार में लोग आते हैं जाते हैं, उसके पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठते हैं. वृक्ष यह सब देखता रहता है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे हम लोग. चिर सुगंध तरु, गाते हो कितना जागृत गाना. कवि कहते हैं सुगंध से परिपूर्ण वृक्ष मुनियों के समान एक स्थान पर खड़े खड़े संसार को जगाने वाला गीत गाता रहता है. द पोइट सेज दैट द ट्री full of fragrance stand at one place like saints and keep singing songs that awaken the world. जड़ कंधों पर चिड़िया चहकी, चिड़िया मतलब स्पैरो. डालें उसकी ट्रीज की ब्रांचेस गंध भरी महकी, गंध मतलब फ्रेग्रेंस. अब कहते हैं, कवि कहते हैं इसकी टहनियों पर, टहनियों रूपी कंधे अचेतन हैं. अब कंधे उसके जैसे हमारे कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं ना, तो कवि वृक्ष के कंधे किसको कहता है? उसकी टहनियों को. अचेतन है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, परंतु उन पर बैठी चिड़िया, स्पैरो, जो चिड़िया वृक्ष के कंधों पर बैठी है, वृक्ष की टहनियों पर बैठी है, चिड़िया चहकती है. तो कवि को ऐसा लगता है चिड़िया जो वृक्ष के कंधों पर बैठकर चहक रही है, मानो इनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रही है, मानो वृक्ष की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस कर रही है. Although their shoulders in the form of branches are unconscious, but the birds sitting on them express their feelings by chirping. जो चिड़िया वहाँ पर चहकती है ना. डाले गंध भरी, डाले उसकी ब्रांचेस गंध भरी, मतलब फूल फल लगते हैं, उनकी खुशबू आती है, तो वहाँ से खुशबू भी आती है उसकी. नेक्स्ट लाइन है, फल रस भरे फूल मन मोहे, झूमे हैं कुछ बहकी बहकी. अब कवि कहते हैं कि फल रस भरे, वृक्ष पर जो जूसी फ्रूट्स हम खाते हैं वो लगते हैं. फूल मनमोहे, फूल जो हैं वो हमें कितने अच्छे लगते हैं, हमारे मन को कितने अच्छे लगते हैं. झूमे हैं कुछ बहकी बहकी. अब हवा चलने से हिलती हुई वृक्षों की डालियों को देखकर कवि कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि वृक्ष कुछ भ्रमित हैं, वो है ना, कंफ्यूज स्टेट में हैं और झूम रहे हैं. कवि कहते हैं कि पेड़ों की डालों पर फूल फलों की सुगंध, पेड़ों की डालें फल और फूलों की सुगंध से महक उठती हैं. खुशबू, कितने फूलों और फलों की खुशबू आती है. कवि कल्पना करते हैं कि रस भरे फल और मनमोहक फूल वृक्षों के जीवन में सरसता भरते हैं. हमें भी कितने अच्छे लगते हैं ना फल और फूल जो पेड़ों पर लगते हैं. फिर कवि कहते हैं कि उनकी कवि को वृक्षों की डालियों को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि वृक्ष कुछ भ्रमित, कंफ्यूजन में लगते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर फ्रेग्रेंट with the fragrance of flowers and fruits. The poet imagines that juicy fruits and charming flowers fill the life of trees with sweetness. Seeing the branches of trees swaying in the wind, the poet imagines that the trees are swaying in confusion. फिर कवि कहते हैं कि सब कुछ खोते हो, खरीदते हो कितना पाना, अब वृक्ष हमें कितना कुछ देता है
है ना, सब कुछ देता है। जैसे वृक्ष धर्मात्मा, कोई सेंट होते हैं ना, सेंट हमें अब कितना कुछ ज्ञान देते हैं। अब कवि कहते हैं कि वृक्ष हमें कितना कुछ देता है, सब कुछ खोता है, मतलब हमें फल फूल कितना कितना कुछ देता है। खरीदते हो कितना पाना, पर वृक्ष पाता क्या है हमसे? कुछ भी नहीं। वृक्ष एक तपस्वी की तरह इस संसार को अपना सब कुछ दे देता है, परंतु इसके बदले में वह स्वयं स्वयं क्या प्राप्त करता है? यह फैक्ट, यह तथ्य कवि को विचार करने को बाध्य कर रहा है। कवि को मतलब कवि को फोर्स कर रहा है कि सोचे कि वृक्ष हमें कितना कुछ देते हैं, बट वृक्ष को बदले में क्या मिलता है? ट्रीज लाइक डिवोटीज डेडिकेटेड देयर ऑल to this world, but what do they get in return? This fact is forcing the poet to think. Poet, कवि जो है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। The poet says that even in this situation, trees keep singing songs to awaken humans. नेक्स्ट पैरा हम लोग करेंगे इसका। नीचे कीच शीश पर बंदर, अब वृक्ष की जड़ें कीचड़ में धसी हुई हैं। नीचे कीच मतलब कीचड़, मड। शीश पर बंदर, वृक्ष की डालियों पर बंदर बैठे हैं। विषधर घूम रहे डालों पर, और विषधर मतलब स्नेक्स भी उसकी डालों पर घूमते हैं, वृक्ष की डालों पर घूमते हैं। फूलों पर भौरों की भनभन, अब फ्लावर्स जो निकलते हैं उन पर क्या होता है? भंवरे घूमने लगते हैं, ठीक है। उड़न ठिठोने सी गालों पर, द रूट्स ऑफ द ट्री आर sunk in mud, monkeys keep jumping on its head, poisonous snakes keep crawling on its branches, even in these adverse conditions it stands detached. फिर भी बेचारा पेड़ खड़ा है ना, कितना कुछ उसे सहन करना पड़ता है। फूलों पर भौरों की भनभन, अब वृक्ष पर जो फूल खिले हैं उन पर भौरे गुंजार करते हैं। अब कवि कल्पना करते हैं कि ये भौरे फूलों के आने से समृद्ध हुई वृक्षों की सुंदरता को बुरी नज़र से बचाने के लिए लगाए गए नज़र के टीके हैं। जिस तरह से कोई का सब लोग कई बार नया घर बनाते हैं, उस पर वो लगा देते हैं ना, काला टीका भी लोग लगा देते हैं, वहाँ पर कुछ भी लगाते हैं कि उनको नज़र ना लगे। तो वृक्ष को कवि को लगता है कि अब पेड़ पर इतने फल और फूल खिले हैं, है ना, तो भौरे जो हैं एक तरह से उसको बुरी नज़र से बचाते हैं। भौरों की गुंजार। इन प्लेजेंट कंडीशंस बम्बल बीज हम ऑन द फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन द ट्रीज। द पोएट इमेजिन्स दैट these bumble bees are eye droppers applied to protect the beauty of the trees, enriched by the blooming of trees from evil eyes. फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना। शीतल मतलब शांत। अब देखो किसी में इतनी पेशेंस नहीं होती। पेशेंस होना बहुत बड़ी बात है, सब कुछ सहन करना बिना कुछ बोले। पेड़ भी सब कुछ सहन करता है बिना कुछ बोले। अब कवि कहते हैं कि तुम इतने शांत रहते हो सब परिस्थितियों में, धूप छाया, ठंड सर्दी गर्मी, सब परिस्थितियों में तुम पेड़ कितने शांत रहते हो, तुम में कितनी सहन शक्ति है। तरु वृक्ष, मुझे इसका भेद, इसका सीक्रेट बताओ। कवि कहते हैं कि तुम में इतना पेशेंस कहाँ से आया है, तुम इतना धैर्य कहाँ से लाते हो। तो कवि पूछना चाहते हैं पेड़ से कि तुम में इतना पेशेंस कहाँ से आया है। चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। फिर कवि कहते हैं वो ट्री यू मेंटेन, मतलब तुम एक संत की तरह, एक सेंट की तरह इन ऑल द सिचुएशंस तुम्हें इतना पेशेंस है। टेल अस ऑल्सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मच ऑफ पेशेंस। द पोइट इज टेलिंग द ट्री full of fragrance that you keep singing the song of public awakening continuously. तो मेनली इस कविता में कवि ने वृक्ष को कितना कुछ सहन करना पड़ता है यह सब हमें बताया है कि वह सब परिस्थितियों में सब कुछ सहन करके भी कितना शांत रहता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी।